नमस्कार। आज हम लोग भावगंगा के 20वें अंक में एक दूसरे के साथ हैं। ये चर्चा, ये वार्ता शुरू होने जा रही है। कल देश का एकता दिवस था। पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल, लौह पुरुष, उनकी जयंती हमने मनाई। आप सभी लोगों को शुभकामनाएं हैं, बधाइयाँ हैं उनकी जयंती पर। देश आज जिस स्वरूप में, एकता के स्वरूप में है, उसकी बहुत बड़ी क्रेडिट या उसका श्रेय वल्लभ भाई पटेल को जाता है। और आज मेरा भी जन्मदिन है, तो जन्मदिन पर सुबह सुबह आपका आशीर्वाद, आपकी शुभकामनाएं और आपके साथ होने का एहसास, ये मेरे लिए बहुत बड़ी शक्ति है। सूर्य को प्रणाम करता हुआ, इस पूरे प्रकृति और पेड़ों और पूरे जगत को प्रणाम करता हुआ, बस यही ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि जीवन भर संपूर्णता के कल्याण के लिए, विश्व और प्रकृति और मानवता के कल्याण के लिए, जीव जगत के कल्याण के लिए, भावी पीढ़ी के कल्याण के लिए जितना मुझसे हो सके ईश्वर मुझसे कराता रहे। मेरी शक्तियों का सकारात्मक प्रयोग भी करता रहे और शक्तियाँ देता भी रहे। आप सबका साथ मिलता रहे यूं ही, और हम लोग जैसी धरती हमें मिली है उससे और थोड़ा बेहतर बना करके जाएं। दिन भर इतने सारे शुभकामनाएं बरसती हैं सोशल मीडिया हो जाने की वजह से। फेसबुक के सभी पेजों पर, अकाउंट्स पर, ग्रुपों में, और व्हाट्सएप के सभी ग्रुपों में, और व्हाट्सएप पे मेरे जो करीब 15,000 मित्र जुड़े हुए हैं उनके, और लिंक्डइन पर जो 30,000 से ज़्यादा मित्र हैं उनकी, सबकी इतनी शुभकामनाएं आती हैं कि सबका जवाब तो देना संभव नहीं हो पाता है, लेकिन मन से तो हर समय धन्यवाद निकलता ही रहता है। कोशिश करता हूँ कि फिर सबको मिला-जुला करके धन्यवाद दे दूँ, लेकिन उससे बात बनती नहीं है, मन में कचोट रह जाती है। इतना अच्छा होता कि हर एक को जवाब दे पाता, इतनी शक्ति मुझे ईश्वर देता। और एक बहुत अच्छा शुभकामना संदेश आज सुबह-सुबह मिला। एक एचकेएन द्विवेदी जी हैं, उनका बहुत प्यारा लगा, और जो हम लोगों के विचार हैं, जो काम हैं, उसी से जुड़ा हुआ है, तो इसलिए और बहुत अच्छा लगा। तो वो मैं आपके सामने पढ़ रहा हूँ। प्रियवर, तव जीवन के दीप सा, तव जीवन बने दीप सा, तव जीवन बने दीप सा, तेरे वचन कर्म से जग आलोकित हो। तव जीवन बने दीप सा, तेरे वचन कर्म से जग आलोकित हो। सतत बढ़ें पग उन्नति पथ पर, सतत बढ़ें पग उन्नति पथ पर, मिले खुशी परिजन पुरजन को, मिले खुशी परिजन पुरजन को। शक्ति सभी आयामों में सहचरी बने, शक्ति सभी आयामों में सहचरी बने। सुयश सुगंध सरीखा फैले, सुयश सुगंध सरीखा फैले, तन मन धन
सत्कर्म धर्महित उद्यत हूँ। तन मन धन सत्कर्म धर्महित उद्यत हूँ। श्री हरि ऐसी कृपा करें। तन तव जीवन, तव मतलब आपका या तुम्हारा, तव जीवन बने दीप सा, तेरे वचन कर्म से जग आलोकित हो। सतत बढ़े पग उन्नति पथ पर, मिले खुशी परिजन पुरजन को। एक एक शब्द कितना सही तरीके से चुन कर पिरोया गया है, बिल्कुल सही शुभकामनाओं के रूप में। शक्ति सतत बढ़े पग उन्नति पथ पर, मिले खुशी परिजन पुरजन को। शक्ति सभी आयामों में सहचरी बने, सुयश सुगंध सरीखा फैले, सुयश सुगंध सरीखा फैले। तन मन धन सत्कर्म धर्महित उद्यत हूँ। श्री हरि ऐसी कृपा करें। आपको जन्मदिन की अनंतानंत शुभकामनाएं। एच के एन त्रिवेदी, सॉरी द्विवेदी मैंने कह दिया, एच के एन त्रिवेदी। बहुत सुंदर लिखा है, बहुत बहुत धन्यवाद त्रिवेदी साहब। और अनंत शुभकामनाएं तो मैं अक्सर लोगों को देता रहता हूं, लेकिन अनंत अनंत शुभकामनाएं। और एक बहुत अच्छा शब्द आपने बताया और उपयोग किया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। और अब कल जब चर्चा हो रही थी, तो ये शरीर, एक गजल में आया था कल या परसों में कि इस जीवन का, शरीर का उपयोग पेड़ की तरह हो। तो इस पर मैंने कहा था एक कविता भी सुनाएंगे साहित्यकार, कि जो पेड़ हर समय पूरी तरह से एक उसका एक एक अंश धरती के लिए इस्तेमाल हो जाता है। जब वो पेड़ चाहे जिंदा रहे या समाप्त हो जाए, उसका एक एक अंश धरती के लिए है। तो उस भाव को देखिए, एक कविता में है, साहित्यकार। साहित्यकार होता है किस तरह, साहित्यकार जीता है किस तरह, बहता है रक्त की तरह। साहित्यकार होता है किस तरह, साहित्यकार जीता है किस तरह। जो सच्चा साहित्यकार है, जो है ना, एक सेइंग मैंने एक दिन किसी दिन कही थी आपसे, कि उसका साहित्य सब लोग नहीं पढ़ते क्योंकि उसके साहित्य में सब लोग नहीं होते। अगर कोई साहित्य कुछ लोगों के लिए लिखा जाएगा तो उसके साहित्य को कुछ लोग ही पढ़ेंगे, सब लोग नहीं पढ़ेंगे। अगर कोई साहित्य केवल अपने लिए लिखा जाएगा तो उसका साहित्य फिर वो अपने ही को ही पढ़ना पड़ेगा, कोई और नहीं पढ़ेगा। लेकिन जिसके साहित्य में सब लोग होंगे, पूरी धरती होगी, तो पूरे धरती के लोग पढ़ेंगे। आज पढ़ें, कल पढ़ें, 100 साल बाद पढ़ें, 1000 साल बाद पढ़ें, लेकिन पूरी धरती पढ़ेगी। और अगर किसी के साहित्य में प्रकृति भी है, जीव जंतु भी हैं, पेड़ भी हैं, तो ये सब पढ़ते हैं। बुद्ध का साहित्य, कहते हैं बुद्ध जब बोलते थे तो पशु पक्षी पेड़ पौधे जीव जंतु जानवर भी जंगल में सब सुनने आते थे और सब सुनते थे। तमाम सारे भित्ति चित्र भी इस आधार पर बने हुए हैं। तो अगर, क्योंकि बुद्ध के, और जो साहित्य है क्या, इस पर भी कुछ कविताएं भी अभी सुनाता। केवल हम जो लिखते हैं वही साहित्य नहीं, हम जो सोचते हैं, जो बोलते हैं, जो हमारे भाव होते हैं, वो सब साहित्य है। और वह पूरी भाव गंगा ही साहित्य है। भावों की जो गंगा बहती है वो सब साहित्य है। तो वो, अगर उसमें सब हैं तो सब सुनेंगे, अगर सब हैं तो सब तक वो गंगा जाएगी, और उस जाने में समय लग सकता है। बुद्ध का बहुत सारा साहित्य, उसका असर उनके जीवन काल में हुआ, बहुत का असर उनके चले जाने के बाद 50 साल बाद हुआ, 100 साल बाद हुआ, 200 साल बाद हुआ, 500 साल बाद हुआ, 1000 साल बाद हुआ, 2000 साल बाद हुआ, और कुछ तो अभी भी हो रहा है, 2500 साल बाद। अब बहुत बुद्ध की बहुत सारी बातें अब फैल रही हैं।
जैसे-जैसे लोगों को अ, समस्याओं का आभास होता है, फिर उसके समाधान के लिए फिर ढूँढने लगते हैं। जैसे बुद्ध का ध्यान पद्धति, विपश्यना, वह अब प्रचलित हो रहा है। तो वो जो चीज़ तरंगे हैं, अगर वो पूरी धरती से जुड़ी हुई तरंगे हैं, वो कहीं से भी उत्सर्जित हो रही, तो वो रहती हैं, उसका असर करती हैं और ऐसा हो ही नहीं सकता कि अगर कोई साहित्य सबके लिए बना हो, तो सब उसे ना पढ़ें, ना ढूँढें, ना समझें या उसका प्रभाव ना हो। तो साहित्यकार होता है किस तरह? साहित्यकार जीता है किस तरह? बहता है रक्त की तरह। जैसे रक्त पूरे शरीर की धमनियों में बहता है, वैसे वह साहित्य पूरे धरती पर बहेगा, ब्रह्मांड में बहेगा, समय में बहेगा। बहता है रक्त की तरह, देखता है विरक्त की तरह। और साहित्यकार जो सही साहित्यकार है, वो फिर किसी स्वार्थ से नहीं देखेगा, वह विरक्त की तरह से देखेगा। जो सबसे जुड़ा हुआ होगा वही विरक्त की तरह से देख सकेगा। देखता है विरक्त की तरह और क्या बात है, झरता है हरसिंगार की तरह। आज भी हरसिंगार के तमाम सारे फूल जब से बैठे हैं हम लोग, वो झर रहा है। झरता है हरसिंगार की तरह, लगता है फुहार की तरह। सा आषाढ़ की सावन सावन की जो फुहार है, उसके जैसा लगता है साहित्य। तन मन को भिगो जाता है। लेकिन जैसा मैंने कहा कि चाहे आषाढ़ की पहली बारिश हो, क्योंकि उसमें मिट्टी की सौंधी-सौंधी महक होती है जो पहली बारिश, या सावन की बारिश हो, वह तन मन को भिगो करके अद्भुत आनंद देता है। लेकिन हम उसमें जाने से डरते हैं, इस वजह से कि हम भीग जाएँगे। दरअसल वह डर हमें अपने भीगने का नहीं होता। हमारा शरीर तो चाहता है वो भीगना। वो डर होता है हमारे कपड़े को, हमारे जूतों को डर लगता है, कपड़ों को डर लगता है कि कहीं वो ना भीग जाएँ। कहीं वो मतलब भीग जाने का डर उन्हीं को लगता है और उनके डर को हम अपना डर मान लेते हैं और इसलिए डरने लगते हैं कि हम बारिश में कैसे, कभी खुली बारिश में, चाहे आषाढ़ का पहली बारिश हो और चाहे सावन की रिमझिम हो, भीग के देखिए तो सही। तो झरता है हर सिंगार की तरह और लगता है फुहार की तरह, देता है अमीर की तरह और पाता है फ़कीर की तरह। देता है अमीर की तरह, पाता है फ़कीर की तरह। मेरी वो ग़ज़ल जो बहुत प्रचलित है, उसमें एक शेर है, लेकिन वो ग़ज़ल है कि रोशनी की एक किताब लिखता हूँ, अनुशासित इनकलाब लिखता हूँ। रोशनी की एक किताब लिखता हूँ, अनुशासित इनकलाब लिखता हूँ। वैसे हूँ फ़कीर अमीरों के सामने, वैसे हूँ फ़कीर अमीरों के सामने, अपने को भी नवाब लिखता हूँ। वैसे हूँ फ़कीर लेकिन अमीरों के सामने अपने को भी नवाब लिखता हूँ। तो देता है अमीर की तरह, पाता है फ़कीर की तरह, दहकता है आग की तरह, सूर्य से प्रेरणा लेता। देता है आग की तरह, सूरज की तरह, महकता है गुलाब की तरह, महकता है गुलाब की तरह, उभरता है भोर की तरह। इस समय उगते सूरज, चिड़ियों की आवाज़, चिड़ियों के संगीत, पेड़ों के खिलखिलाहट, इसकी तरह महकता है गुलाब की तरह, उभरता है भोर की तरह, थिरकता है मोर की तरह, सिमटता है ओस की तरह। सिमटा हुआ भी रहता है, फैलता भी है, सिमटता भी है। सिमटता है ओस की तरह, रहता है ठोस की तरह। लेकिन वो जो उसका वैचारिक दृढ़ता है कि सबके कल्याण के लिए काम करना है, उसमें वो ठोस बना रहता है। उसको परिवर्तित नहीं होता है। रोज़ उसके भाव बदलते नहीं हैं। रहता है ठोस की तरह और डरता है, ऐसा नहीं कि ठोस की तरह रहता है तो डरता ही नहीं है। अनावश्यक विवादों से, अनावश्यक अ, चीज़ों से अपना समय उसमें
बर्बाद नहीं करना चाहता तो उससे अलग हो जाता। लोग कह सकते हैं कि वो डर रहा है। देखिए, एक हरसिंगार का फूल फिर आपके लिए झरा, आप बरसता है हरसिंगार की तरह। तो डरता है, लेकिन कैसे डरता है? भाप की तरह। कोई कोई फूंक मारेगा, कोई कहीं उसको खुली हवा चाहिए होगी तो कहीं और चला जाएगा, वहां से अवॉइड कर जाएगा। डरता है भाप की तरह, लेकिन फैलता है ताप की तरह से। जैसे सूरज का ताप फैल रहा है, वैसे फैलता है ताप की तरह। जलता है आरती की तरह और खिलता है मालती की तरह। जलता है आरती की तरह, खिलता है मालती की तरह, विचारता है नवनीत की तरह। सब कुछ मंथन करके, और जो उसका अमृत है, निचोड़ है, वह मंथन का अमृत, मक्खन या अमृत, तो विचारता है नवनीत की तरह, गूंजता है संगीत की तरह। गूंजता है संगीत की तरह। और ये आखिरी लाइन है जिसके लिए आज सुना रहा हूँ आपको ये कविता, क्योंकि उस दिन संदर्भ आया था। बनता है मेड़ की तरह। मेड़ कैसे बनता है? लोगों के आने जाने से मिट्टी में जो वही मिट्टी मेड़ बन जाती है। थोड़ा सा जो ऊंचा हो जाता है, मिट्टी कर दी जाती है, उस पर लोग आने जाने लगते हैं। अगल बगल की ज़मीन पर दूसरे इस्तेमाल होते हैं, चाहे खेती हो चाहे जो हो, लेकिन कुछ हिस्सा जो आने जाने के लिए छोड़ दिया जाता है वो पतला होता है, वो मेड़ होता है। और चौड़ा हो जाता है तो पगडंडी बन जाती है। तो बनता है मेड़ की तरह, पगडंडी की तरह या मेड़ की तरह। मिट्टी ही है, जैसे दूसरे लोग हैं वैसे वो भी है। हाँ, उस पर से हो करके या उसके पास से बहुत सारे लोग आते जाते हैं। तो जिसके विचार लोगों को अच्छे लगते हैं और जिस पर आने जाने लगते हैं, वही साहित्यकार हो जाता है। जिस पर चलने से, जिस पे के विचारों पे चलने से, जिसके पास आने से लोग परहेज नहीं करते। जाना समझा रास्ता है। पता नहीं खेत की तरफ जाएँगे, उसमें कोई कुछ चुभ जाए, कुछ हो जाए। लेकिन मेड़ चूँकि पहले से कई लोग गए हुए हैं उस रास्तों पर, तो वहाँ आने-जाने लगते हैं। तो वह है मिट्टी ही। तो साहित्यकार बनता है मेड़ की तरह और मरता है पेड़ की तरह। पेड़ की तरह मरना कि उसका सब कुछ काम आ जाए। मरता है पेड़ की तरह और लिखता है अपने प्रकार। गोला बनाने वाला बचपन में यंत्र ज्योमेट्री बॉक्स में जो रहता है कि एक तरफ वो लोहा होता है, दूसरी तरफ पेंसिल लगा देते हैं दूसरे किनारे पर और ऐसे घुमाते हैं। तो बनता है मेड़ की तरह और लिखता है प्रकार की तरह। लिखता है प्रकार की तरह। प्रकार कि वो कंपास एक हिस्सा कहीं गहरे में, कहीं मजबूती से कागज से जुड़ा हुआ है और दूसरा हिस्सा घूम करके परिधि बना रहा होता है, एक बीच का वाला केंद्र, और जो दूसरा हिस्सा, दूसरा नोक परिधि बना रहा होता है पेंसिल का। तो लिखता है प्रकार की तरह कि साहित्यकार भी वो इतनी सारी बातें करता है, लेकिन केंद्र में संवेदना ही होती है, सबसे जुड़ाव की संवेदना। पूरी धरती, पूरी सृष्टि, पूरा काल, प्रकृति, सबसे जुड़ाव का जो भाव है वही केंद्र में होता है। और यात्राएं वो चारों तरफ वो करता रहता है। उसका दूसरा हिस्सा जो वो भाषा का है या बोलने का है या कहने का है या साहित्य का है, वह खुद सबसे संवेदना के साथ जुड़ाव में केंद्र में स्थित है और सब कुछ स्पष्ट करता रहता है। तो बनता है मेड़ की तरह, मरता है पेड़ की तरह और लिखता है प्रकार की तरह और
है केवल साहित्यकार की तरह। साहित्यकार सही अर्थों में जो सच्चा साहित्यकार है, कबीर जिसे कह सकते हैं, वैसे साहित्यकार के उदाहरण कबीर होंगे, बुद्ध होंगे। जो हर एक साहित्यकार वो साहित्यकार नहीं हो सकता। तो ये तो आ, मेड़ और साहित्य और शायरी में का रिश्ता आया। अब कविता क्या हो सकती है, होती है। मैं तो हमेशा ये मानता हूँ कि कविता या साहित्य हर व्यक्ति के दिल में है। आप अपने अंदर में झांकिए तो वहाँ जो शुद्ध भाव है वही कविता है। तो उस पर कुछ कविताएं हैं, वह आपके सामने रखता हूँ। कविता अक्षर नहीं है कागज के, कविता अक्षर नहीं है कागज के, आवाज भी नहीं है मेरी, बल्कि कविता है वह हलचल, वह तरंग। बल्कि कविता है वह हलचल, वह तरंग जो उठती है तुम्हारे अंदर, जो उठती है तुम्हारे अंदर, मेरा लिखा बोला पढ़ सुन गुन कर, पढ़ सुन गुन कर। कविता अक्षर नहीं है मेरे कागज के, कविता वो नहीं हुई जो मैंने लिख दिया कागज पर, या कविता वो नहीं हुई जो मैंने बोल दिया, यह भी कविता नहीं है। कविता की शुरुआत यहीं से होती है, बल्कि कविता है वो हलचल, कविता है वह हलचल, वह तरंग जो उठती है तुम्हारे अंदर, जो उठती है तुम्हारे अंदर, मेरा लिखा बोला पढ़ सुन गुन कर। ये धरती जानती है जो मेरी बहुत प्रचलित किताब है। इसमें से कुछ कविताएं, रचना कैसे बन सकती है, रचना कैसे, साहित्य का अर्थ ही है जो सबके हित के लिए हो, सबके हित के लिए है जो है वही साहित्य है। और वो मनुष्य मात्र के अलावा जीव मात्र के लिए भी है। इसीलिए वो जीवोक्रेसी सुनाना चाहता था, शायद आज भी पूरी न हो, आज भी उसकी थोड़े से अंश की शुरुआत करके छोड़ देंगे, बाकी की चर्चा कल होगी। शब्द, शब्द भी सीमित हैं। ये देखिए, कौन कहता है शब्द अमर हैं, कौन कहता है शब्द अमर हैं। शब्द तो बीज हैं और अन्य बीजों की भांति, यदि उन्हें भी उचित भाव भूमि हवा पानी नहीं मिला तो कुछ मौसम चक्र परिवर्तन के बाद शब्द भी होने लगते हैं निस्तेज और खोने लगते हैं अपने ओज। देखिए, शब्दों का भी उत्थान और पतन होता है। कुछ शब्द कभी बहुत इस्तेमाल करते हैं, फिर इस्तेमाल करते करते घिस जाते हैं, फिर उनका अर्थ घबराने लगता है, लड़खड़ाने लगता है, और बहुत सारे शब्द फिर खत्म भी होने लगते हैं। तो कुछ मौसम चक्र परिवर्तन के बाद शब्द भी होने लगते हैं निस्तेज, खोने लगते हैं अपना ओज। लेकिन जो परिस्थितियां एक बीज को बना देती हैं निस्तेज, लेकिन जो परिस्थितियां एक बीज को बना देती हैं निस्तेज, शक्ति रहित, वही अन्य प्रकार के बीजों को पनपने में हो जाती हैं सहायक, वही अन्य प्रकार के बीजों को पनपने में हो जाती हैं सहायक। जो भाव भूमि सुला देती है एक शब्द को, एक विचार को, वही पनपा देती है किसी नए शब्द को, किसी नए विचार को। लेकिन कभी कभी कुछ ऐसे शाश्वत विचार मिल जाते हैं जो हमेशा बने रहते हैं, और वो वही हो सकते हैं जो शाश्वत तरीके से संपूर्ण सृष्टि और संपूर्ण ब्रह्मांड और काल से जुड़े हुए हों। अब एक मेरा ज़्यादातर जो साहित्य है वो डायरियों से उभरा, जैसा मैंने कहा था। 2006 से डायरियाँ लिख रहा हूँ, आज तक वो सिलसिला जारी है, और ज़्यादातर वहीं से निकलता है। वो जब एक तरह से ध्यान की अवस्था रहती है डायरियाँ लिखते में, और जो भी वहाँ लिखा है उसी से ढूंढ ढूंढ करके फिर ये जो प्रकाशित साहित्य है वो आया, या वो विचार जो डायरियों में हैं वो कहीं ना कहीं मस्तिष्क में रहते हैं, और बातचीत करते समय, बोलते समय भी उनमें से बातें आती रहती हैं। और वहीं डायरियों में ही मैंने
97-98 के आसपास सोचा था कि अपने विचारों की जो श्रृंखला है या डायरियों की जो श्रृंखला है, ये भावगंगा के नाम से प्रकाशित करूँगा किताब के रूप में। वह किताब के रूप में तो आई नहीं, लेकिन इस भाव ये नई मॉडर्न टेक्नोलॉजी और इस सब के माध्यम से ये बातचीत के रूप में भावगंगा ये एक सीरीज़ के रूप में एक सुबह-सुबह के वार्तालाप के रूप में हम लोगों के ये शुरू हो गई और जो आप लोगों ने सुना और उससे हौसला बढ़ता चला गया। बहुत सारे मित्र शुभकामनाएँ जन्मदिन की दे रहे हैं। अब उन सब लोगों को मेरी ढेर सारी शुभकामनाएँ। आपके जो कमेंट्स हैं उस पर कमेंट बॉक्स में तो उत्तर देने की कोशिश करूँगा, लेकिन जो मित्र शुभकामनाएँ दे रहे हैं, सबको बहुत-बहुत धन्यवाद, बहुत-बहुत धन्यवाद। अशोक कुमार श्रीवास्तव जी धन्यवाद दे रहे हैं और शुभकामनाएँ दे रहे हैं, बहुत सारे मित्र। तो मैं कह रहा था कि मेरी डायरी अपनी डायरी पर ही एक कविता बनी, वह रख रहा हूँ आपके सामने कि मेरी डायरी साहित्य नहीं है। मेरी डायरी साहित्य नहीं है, ट्रेडिशनल अर्थों में, सामान्य अर्थों में। जब मैं अपनी डायरी लेकर साहित्यकारों की गली से गुजरा, तो लोग मुझे अजीबो-गरीब नज़रों से घूरने लगे। मेरी डायरी साहित्य नहीं है। जब मैं अपनी डायरी लेकर साहित्यकारों की गली से गुजरा, तो लोग मुझे अजीबो-गरीब नज़रों से घूरने लगे। मेरी डायरी मनोविज्ञान भी नहीं है। जब मनोवैज्ञानिकों ने पढ़ा, तो मुझे पागल करार दे दिया। मेरी डायरी दर्शन भी नहीं है। मेरी डायरी दर्शन भी नहीं है। जब दार्शनिकों ने देखा, फिलोसफर्स, तो मुझे दर्शन देना बंद कर दिया। मेरी डायरी धर्मशास्त्र भी नहीं है। जब धर्मगुरुओं ने पढ़ा, तो छी राम राम कहने लगे। मेरी डायरी इतिहास भी नहीं है। इतिहासकारों ने कहा, तुम जैसों को तो इतिहास में स्थान ही नहीं है। मेरी डायरी इतिहास भी नहीं है। जब इतिहासकारों ने पढ़ा, तो कहा कि तुम जैसों का तो इतिहास में स्थान ही नहीं है, जगह ही नहीं है। मेरी डायरी मैखाने वालों को भी गवारा नहीं है। मैखाना जानते ही हैं, शराब घर। मेरी डायरी मैखाने वालों को भी गवारा नहीं है। उन्होंने कहा, तू तो ठीक ठीक से आवारा भी नहीं है। उन्होंने कहा, तू तो ठीक से आवारा भी नहीं है। लेकिन फिर भी मेरी डायरी एकदम निरर्थक, एकदम अछूती नहीं है। लेकिन फिर भी मेरी डायरी एकदम निरर्थक, एकदम अछूती नहीं है। दीमकों ने उसे निरा अपना समझा। दीमकों ने उसे निरा अपना समझा और तन्मयता से चाट डाला। दीमकों ने उसे निरा अपना समझा और तन्मयता से चाट डाला। पता नहीं कहाँ-कहाँ से दीमक आते हैं और किताबों को या हमारी डायरी को चाट डालते हैं। मेरी कविताओं की सीरीज़ में एक और कविता देखिए, ये कविता के सीरीज़ में कविता क्या है? मेरी कविताएँ कागज़ की नावें, मेरी कविताएँ कागज़ की नावें, तैरा रहा हूँ मैं इन्हें तुम्हारे भाव सागर में, भाव गंगा में। मेरी कविताएँ कागज़ की नावें, तैरा रहा हूँ मैं इन्हें तुम्हारे भाव सागर में। कुछ तैराते ही डूब जाएँगी, कुछ तैराते ही डूब जाएँगी, कुछ थोड़ी देर तक तैर कर डूबेंगी, कुछ थोड़ी देर तक तैर कर डूबेंगी और कुछ शायद तैरती रहें बहुत देर तक और कुछ शायद तैरती रहें बहुत देर तक। इन्हें तैराने में कुछ तो मेरा अपना कुतूहल भी था। इन्हें तैराते रहने में कुछ तो शायद मेरा अपना कुतूहल भी था। शायद तैराया इसलिए भी था, शायद तैराया इसलिए भी था कि सिर पर रखा था एक बड़ा-सा गट्ठर, ये सिर पर रखा था एक बड़ा-सा गट्ठर और मुझे यह वरदान अथवा अभिशाप था और मुझे ये वरदान अथवा अभिशाप था
कि मैं इन्हें एक साथ नहीं फेंक सकता, कि मैं इन्हें एक साथ नहीं फेंक सकता, एक-एक करके ही उतार सकता हूँ, एक-एक करके ही उतार सकता हूँ, रख सकता हूँ कहीं भी, तो इन्हें इन कागज़ की नावों पर रख दिया, तो इन्हें इन कागज़ की नावों पर रख दिया। और फिर बीच में मैं व्यंग्य लिखने लगा। तो उस अपने व्यंग्य पे या व्यंग्य लिखने पे एक व्यंग्य वाली कविता बनी कि आज के समाज का सबसे बड़ा व्यंग्य सैटायर, आज के समाज का सबसे बड़ा व्यंग्य क्या है? आज के समाज का सबसे बड़ा व्यंग्य सच को भी व्यंग्य कहकर कहना पड़ रहा है। जसपाल भट्टी का टीवी शो याद करिए, केवल सच्चाई कहते थे, लेकिन व्यंग्य उल्टा-पुल्टा नाम या इस तरह के नाम। तो आज के समाज का सबसे बड़ा व्यंग्य सच को भी व्यंग्य कहकर कहना पड़ रहा है। और हम सब पैदा होने से लेके आखिरी सांस तक अपने को निखारते कोशिश करते रहते हैं, अपने को एक सही स्वरूप देने की कोशिश करते हैं, तो उस पर तराशना खुद का। हम जीवन भर छेनी और हथौड़ी लेकर, हम जीवन भर छेनी और हथौड़ी लिए खुद को तराशते रहते हैं। हम जीवन भर छेनी और हथौड़ी लिए खुद को तराशते रहते हैं, और आश्चर्य तब होता है जब इस प्रक्रिया के से गुजरते हुए समय-समय पर, और आश्चर्य तब होता है जब इस प्रक्रिया से, अपने को छेनी और हथौड़ी से तराशने की प्रक्रिया से गुजरते हुए समय-समय पर हमारी जो अलग-अलग आकृतियाँ उभरती हैं, समय-समय पर उभरती अपनी ही आकृतियों से हम कभी तो हो जाते हैं मुग्ध, कभी तो हो जाते हैं मुग्ध और कभी हो जाते हैं आक्रांत। अपनी आकृतियों से खुद कभी आक्रांत भी हो जाते हैं, कभी मुग्ध भी हो जाते हैं, और समय-समय पर उभरती अपनी ही आकृतियों से हम कभी तो हो जाते हैं आक्रांत और कभी हो जाते हैं मुग्ध। तो एक और कविता, कवि होता है किसान। कवि होता है किसान, मेरे शब्द तो बीज हैं, मेरे शब्द तो बीज हैं, जिन्हें बोता हूँ समाज की जमीन पर। मेरे शब्द तो बीज हैं, जिन्हें बोता हूँ समाज की जमीन पर। पुरानी कविता है, अब तो ये कहेगा होगा कि मेरे शब्द तो बीज हैं, जिन्हें बोता हूँ धरती की जमीन पर, जिसमें सब कुछ आ जाता है। यदि शब्द और समाज परस्पर वही संबंध बना सके जो बीज और धरती बनाते हैं, ये शब्द और समाज परस्पर वही संबंध बना सके जो बीज और धरती बनाते हैं, तो शायद उग जाएगा कोई पौधा आनंद का, तो शायद उग जाएगा कोई पौधा आनंद का। मेरे शब्द तो बीज हैं, जिन्हें बोता हूँ समाज की जमीन पर। यदि शब्द और समाज, हमारे शब्द और समाज वही संबंध बना सके जो बीज और धरती बनाते हैं, तो शायद उग जाएगा कोई पौधा आनंद का। लेकिन हर बीज तो नहीं उगते, और हर भूमि में नहीं उगते, और कभी होता है किसान, और कभी होता है किसान, उसे जानना चाहिए कि कौन सा बीज कहाँ बोना है और किसे छिपा कर रखना है अगली किसी फसल में बोने के लिए। और जैसे किसान सहेजता संजोता है बीजों को, और जैसे किसान सहेजता संजोता है बीजों को कई कई बरस, क्या कवि वैसे ही सहेज पाता है? क्या कवि वैसे ही सहेज पाता है? जो सहज ही सहेज लेता है वह कबीर हो जाता है। जो सहज ही
सहेज लेता है वह कबीर हो जाता है। तो कभी-कभी साहित्यकार को, कवि को स इंतज़ार करना पड़ता है, उचित समय का, उचित भावभूमि का। और या एक कविता ये देखिए, असत्य और सीमाएँ। और उसके बाद एक कविता आपके सामने रखेंगे, गाँव के स्कूल जाते बच्चे। उसी के साथ हो सकता है कि आज का प्रोग्राम हम लोग समाप्त करें। गाँव के स्कूल जाते बच्चे। असत्य और सीमाएँ। कोई व्यक्ति असत्य नहीं बोल रहा है। कोई व्यक्ति असत्य नहीं बोल रहा है। इस शब्द से आप चौंकेंगे, इस वाक्य से आप चौंकेंगे, लेकिन गहराई से देखिए तो आपको ये सच नज़र आएगा। आप उस सेंटेंस को भी याद करिए कि सबको समझ लेना मतलब सबको माफ़ कर देना। अगर आप सब समझ लें उसकी संपूर्णता में किसी व्यक्ति को, तो फिर आप उसको माफ़ कर देंगे। तो कोई व्यक्ति असत्य नहीं बोल रहा है, हर कोई अपनी सीमाएँ बता रहा है। इस कविता को गौर से आप सुनेंगे तो अद्भुत आनंद भी आएगा और एक भाव जगेगा। कोई व्यक्ति असत्य नहीं बोल रहा है, हर कोई अपनी सीमाएँ बता रहा है। कोई अपने ज्ञान की सीमा, कोई समझ की सीमा, कोई सुनने की, कोई बोलने की, कोई देखने की, कोई सुनने की, कोई बोलने की, कोई देखने की, कोई सुख-दुःख की, कोई अपने सोच की, कोई अपने लोभ की, कोई अपने लाभ की, कोई अपने आयु की, कोई अपने मन की, कोई अपने शरीर की, कोई अपने सुरक्षा और असुरक्षा की, कोई अपने भय या डर की, कोई अपने संस्कार की, कोई अपने व्यक्तित्व की या कोई अपने धर्म की। और आखिरी लाइन हो सकता है और चमत्कृत करे, कोई अपने ईश्वर की और कोई अपने सीमाओं की सीमा बता रहा है। कोई व्यक्ति असत्य नहीं बोल रहा है, हर कोई अपनी सीमाएँ बता रहा है, अपनी लिमिटेशंस बता रहा है, जहाँ तक उसने देखा है उतना बता रहा है, जहाँ तक उसने सुना है उतना बता रहा है। कोई व्यक्ति असत्य नहीं बोल रहा है, हर कोई अपनी सीमाएँ बता रहा है। कोई अपने ज्ञान की सीमा बता रहा है, कोई समझ की सीमा बता रहा है, कोई सुनने की सीमा बता रहा है, कोई बोलने की सीमा बता रहा है, कोई देखने की सीमा बता रहा है, कोई सुख-दुःख की सीमा बता रहा है, कोई अपने सोच की सीमा बता रहा है, कोई अपने लोभ की सीमा बता रहा है, कोई अपने लाभ की सीमा बता रहा है, कोई अपने स्वार्थ की सीमा बता रहा है, कोई अपने आयु की सीमा बता रहा है, कोई अपने शरीर की सीमा बता रहा है। कोई अपने सुरक्षा असुरक्षा की सीमा बता रहा है, कोई अपने संस्कार की सीमा बता रहा है, कोई अपने व्यक्तित्व की सीमा बता रहा है, पर्सनैलिटी की, कोई अपने धर्म की सीमा बता रहा है और कोई अपने ईश्वर की सीमा बता रहा है और कोई अपने सीमाओं की सीमा बता रहा है। कोई व्यक्ति असत्य नहीं बोलता, हर कोई अपनी सीमाएँ बता रहा है। कोई व्यक्ति असत्य नहीं बोलता, हर कोई अपनी सीमाएँ बता रहा है। और ये गाँव के स्कूल जाते बच्चे, हम लोगों में से जिन लोगों ने गाँव में बचपन जिया हो या गाँव की ज़िंदगी से जुड़े हों या गाँव के बच्चों को देखा हो स्कूल जाते हुए, उसके अनुभव को याद करके ये कविता सुनिए, मैं आपको सुना रहा हूँ 10 मिनट में। कई लोग तो रोने लगते हैं इस कविता को पढ़ कर के या सुन कर के। लेकिन धीरे-धीरे कविता आपके अंदर हलचल पैदा करेगी। ये कविता सुनाता हूँ, गाँव के स्कूल जाते बच्चे। और ये कविता आपको आश्चर्य होगा कि मुश्किल से 15-20 मिनट में लिखी गई थी। वो विचार इतने तेज़ी से आते चले गए और फट-फट, फट-फट, फट-फट वो होता चला गया। एक और उसमें परिवर्तन भी बहुत कुछ कम ही किया गया। वो जैसे आया फर्स्ट हैंड वैसे ही। मेरा खुद तो बचपन गाँव में बीता ही आम के पेड़ के नीचे बोरा-झोरा लेकर के जाते हुए।
लेकिन ये मैं अ, गाड़ी से जा रहा था आजमगढ़ से गोरखपुर, और सुबह 9-10 बजे के आसपास जब जा रहा था सड़क पे, तो वही स्कूल खुलने का समय, तो कहीं बच्चे इधर से जाते हुए मिले, कभी उधर से आते हुए मिले स्कूल की तरफ जिधर स्कूल हो, और उनको देखते हुए ये कविता एक तरह से मन में उमड़ती घुमड़ती और गहराई में आत्मसात होती चली गई, और गोरखपुर पहुंच करके पहला काम किया कि इस कविता को जो मन में आया था जल्दी 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 नोट किया कि कहीं खत्म भूल न जाए या चली न जाए। गांव के स्कूल जाते बच्चे, कहीं झुंड में, कहीं अकेले। शुरू में केवल दृश्य है, दृश्य काव्य है, एक इमेज आपके मन पर खींचता है, लेकिन बाद में वह पेनेट्रेट करता है, अंदर जाता है आपके, और मंथन वहां शुरू करता है। कहीं झुंड में, कहीं अकेले, कहीं साइकिल पर, कहीं पैदल, कहीं बतियाते, कहीं खिसियाते, कहीं लड़ते झगड़ते स्कूल जाते बच्चे। कहीं तख्ती बस्ता हाथ में, कहीं कंधे पर, कहीं झुलाते, कहीं नचाते, कहीं तख्ती नचाते, और बस्ते भी क्या क्या, कहीं कपड़े के झोले, कहीं पॉलीथीन बैग, कहीं बोरे के टुकड़े, कहीं सब्जी रखने वाली या सब्जी लाने वाली या रखने वाली प्लास्टिक की टोकरी, उसी को लेकर के चले गए स्कूल। कहीं हाथ में केवल कॉपियां, कहीं फाइलें, बड़ी बड़ी फाइलें, और कहीं बापू के ऑफिस का बड़ा रजिस्टर, बापू ने ऑफिस से ला करके दे दिया था उनको, बड़े साइज का रजिस्टर। तख्ती बड़ा महत्वपूर्ण है। तख्ती पर अलग, वो मेरी एक किताब ही है एजुकेशन पे, जो एजुकेशन सिस्टम पर, उसका नाम ही है तख्ती के अक्षर। आप में से हो सकता है बहुत लोगों ने तख्ती का इस्तेमाल किया हो, जिन्होंने नहीं किया हो उनके लिए केवल इतना बता दें कि तख्ती एक लकड़ी का टुकड़ा होता था गांव में, और क्या हो सकता है, कागज भी उस नहीं, तो शुरुआत में तख्ती, जब छोटे बच्चे होते हैं तो स्कूल जाते समय अपना तख्ती लेकर के जाते हैं, उसमें नरकट की कलम से लिखते हैं। तख्ती को घोटारा जाता है, उसमें काली वो जो धुआं जमता है, जो वो होता है काला काला, उसको उतार करके और उसके बाद शीशी के नोक से घुटारते हैं तो वो चमक आ जाती है, और उसमें फिर खड़िया मिट्टी से डोरा से वो लाइन खींचते हैं, और फिर उसमें छोटे बच्चे लिखते हैं। तो इसको घुटारना, फिर उसमें उस सूत से उसमें लाइन खींचना, ये सब एक अद्भुत आनंददायक प्रक्रिया तो होती है। लेकिन यहाँ दो बातें बहुत महत्वपूर्ण हैं, जो तख्ती के पर ज़्यादा सोचने के बाद तख्ती के अक्षर में मैंने लिखा भी है। पहला, तख्ती केवल स्टडी मटेरियल नहीं है, केवल शिक्षा का ही एक इंस्ट्रूमेंट नहीं है कि उसमें बच्चा लिखना सीख रहा है, वो उससे कहीं आगे है। और वो ये है कि जब वो स्कूल जाता है, छोटा बच्चा स्कूल जा रहा है गांव में पैदल नंगे पांव, और उसके पास गांव में वहाँ पे जानवर भी छुट्टा घूम रहे हैं, बैल भी हैं, कुत्ते हैं, बिल्लियां हैं, सांड भी कभी कभी घूम रहा है। तो उसमें वह जो तख्ती है लकड़ी की, वो उसके हथियार का काम आती है। वो उस हथियार से कुत्ते को भगा सकता है, बैल को भी हटा सकता है। सोचो, एक 6, 7, 8 साल का बच्चा स्कूल जा रहा है, 7, 8 साल का, और पेरेंट्स तो उनको इतनी फुर्सत नहीं रहती कि वो कोई स्कूल लेकर के जाएं। 1.5 किलोमीटर 2 किलोमीटर भी स्कूल जाना होता था, तो वो छोटा बच्चा 6, 7 साल का वो उस तख्ती की सुरक्षा में स्कूल पहुंच जाता था। कॉपी वो सुरक्षा नहीं दे सकती थी जो तख्ती देती थी। तो एक समय पर आगे बढ़ने का एक आयाम था, एक सुरक्षा का आयाम था वो तख्ती। तो एक तो वो महत्वपूर्ण है कि वह स्टडी मटेरियल के साथ साथ हमारा सेफ्टी और सिक्योरिटी मटेरियल था छोटे बच्चों का। आप छोटे बच्चे के रूप में जा करके महसूस करिए जो मैंने महसूस किया है तख्ती लेकर के स्कूल जाते हुए। और दूसरा, तख्ती एक अकेला ऐसा आयाम वो फलक है
जहाँ पे कालिख आप लगाते हैं और कालिख को घुटाड़ते हैं और चमक पैदा हो। कालिख में चमक पैदा करने की भावना तख्ती में ही दिखती है। कालिख में चमक पैदा करने की भावना तख्ती में ही दिखती है। आगे बढ़ते हैं। कहीं लड़कियों का झुंड बतियाता, खिलखिलाता, शर्माता, फुसफुसाता, कहीं लड़के लड़कियों का मिला जुला गोल, कहीं दौड़ते भागते, कहीं लड़कियों का झुंड बतियाता, खिलखिलाता, शर्माता, खुसफुसाता, कहीं लड़के लड़कियों का मिला जुला गोल, कहीं दौड़ते भागते, कहीं घूमते घामते, कहीं धीरे धीरे जाते, कहीं तनकर ऐसे तनकर जैसे बाराती हों और कहीं ऐसे सहमे जैसे घराती हों। आज क्योंकि शुभकामनाएं आने का सिलसिला शुरू हो गया है, तो इसलिए ये सब फोन आ रहे हैं, इसके लिए थोड़ा क्षमा करिएगा। मैं उनको अभी मना कर दे रहा हूँ। कहीं लड़के लड़कियों का मिला जुला गोल, कहीं दौड़ते भागते, कहीं घूमते घामते, कहीं धीरे धीरे जाते, कहीं ऐसे तनकर जैसे बाराती हों, कहीं ऐसे सहमे जैसे घराती हों, कहीं कहीं कोई बच्चे रास्ते में रुक कर खेल रहे हैं गोली, गुल्ली डंडा, और पेड़ पर चढ़कर खेल रहे हैं लच्छी डांडी, कूदने का डालियों पर चढ़ करके। कोई बच्चा दौड़ रहा है आगे आगे हाथ में लेकर, एक फिरंगी बनाते थे आम की पत्ती और एक कोई सीख में आम की पत्ती लगा करके, और एक खास तौर से पत्ती को आकार देके जब दौड़ते हैं तो वो नाचने लगता है। इसको फिरंगी कहते हैं। बिना किसी संसाधन के और बिना किसी खर्चे के आनंद ही आनंद है। कोई बच्चा दौड़ रहा है आगे आगे हाथ में लेकर फिरंगी, जो उसी ने आम के पत्ते का बनाया है। ऐसा लगता है कि जैसे बच्चों ने स्वयं ही बना लिया है अपना टाइम टेबल, और उसमें पहला घंटा रखा है खेल कूद का। और तो और कुछ बच्चे कपड़े लत्ते उतार कर बड़के ताल में कूद गए हैं और तैर रहे हैं। बगल में तैर रही हैं रंभाती भैंसें, भैंस भी उसी ताल में तैर रही है और बच्चे भी कूद गए हैं। पहले तो स्कूल जाने में तैरना अनिवार्य था, क्योंकि रास्ता बिना उसके जा ही नहीं सकते थे। पहले तो स्कूल जाने में तैरना अनिवार्य था, क्योंकि सभी तो को तैर कर पानी में हेल कर ही जाना होता था स्कूल। लेकिन जब से सड़क और पुलिया बन गई है, सुविधा हो गई है आने जाने की। कोई कोई बच्चे तो कटिया लगाने बैठे हैं। घर से निकले थे स्कूल जाने के लिए, कल ही रास्ते में कटिया रख छोड़ा था एक झाड़ में, कटिया जहाँ मछली मारने के लिए। कल ही तो उन सब का प्रोग्राम बना था कि आज मछली मारेंगे। इन स्कूल अब यहाँ तक तो चित्र था, शब्द चित्र थे। अब इसके बाद अब भाव कविता शुरू होती है। कल इन स्कूल जाते बच्चों में से किसी की आंखों में सपने, किसी की आंखों में नींद, और किसी को यह चिंता कि मेरे स्कूल जाने से धान कैसे रोपा जाएगा। किसी को यह चिंता कि मेरे स्कूल जाने से धान कैसे रोपा जाएगा। छुटकी बहन को कौन खिलाएगा। माता पिता सब काम पे गए हुए हैं, तो छुटकी बहन है, उसको खिलाने के लिए भी बच्चे की ही जिम्मेदारी। गैया को कौन चारा देगा, बैलों को दाना पानी कौन देगा। किसी को इस बात की फिक्र, चिंता, किसी को इस बात की फिक्र, पढ़ते पढ़ते भी भाव विवल हो जाना होता है, आंखों में नमी आ जाती है। किसी को इस बात की फिक्र कि कल की बारिश में उसके घर का छप्पर, किसी को इस बात की फिक्र कि कल की बारिश में उसका छप्पर चूता रहा रात भर, और आज हल्की सी धूप दिख रही है। अच्छा होता वह घर ही रह जाता, अच्छा होता वह घर ही रह जाता, और मदद करना माई को, माँ को, कपड़े लत्ते अनाज सुखाने में, और साथ ही सुखा लेता जरा ठीक से अपनी किताब कॉपियों को भी, और सुखा लेता जरा ठीक से अपनी किताब कॉपियों को भी, जो कल रात में बारिश के न छप्पर टपकने से भीग गई। कोई सोचता जब जगह ही नहीं है इस बरसात में मेरे घर में सोने की, उठने बैठने की, खाना बनाने की, खाना पकाने की,
फिर पढ़ने की किताब कॉपियाँ रखने की जगह कहाँ से हो? फिर पढ़ने की और किताब कॉपियाँ रखने की जगह कहाँ से हो? क्या ऐसा नहीं हो सकता कि सारी किताब कॉपियाँ रखी रहें स्कूल की छत के नीचे? क्या ऐसा नहीं हो सकता कि किताब कॉपियाँ रखी रहें सारी स्कूल की छत के नीचे? लेकिन जब स्कूल में ही छत नहीं थी, तो फिर क्या होता? छत के नीचे। लेकिन आजकल जब मैं जिस जगह पे ये कविता लिख रहा था, जो दृश्य देखने के बाद वहाँ स्कूल में अब बिल्डिंगें हो गई हैं, तो वहाँ किताब कॉपियाँ रखने की जगहें हो सकती थी। लेकिन परिवर्तन हो रहा है, धीरे-धीरे हो रहा है और ये भाव गंगा और आप सब लोगों के मन में अगर बहेगी, तो परिवर्तन होगा, व्यवस्थाएँ अच्छी होंगी। छप्पर भी अ, कुछ ऐसी व्यवस्था आएगी, छप्पर तो सबसे ज़्यादा इकोलॉजिकल है, लेकिन छप्पर चुएगा नहीं और ऐसी व्यवस्था होगी कि किताब कॉपियाँ अगर घर में भी रहें तो भीगेंगी नहीं। लेकिन ये देखिए कि कोई सोचता जब जगह ही नहीं है इस बरसात में मेरे घर में सोने की, उठने-बैठने की, फिर खाना पकाने की, फिर पढ़ने की जगह, किताब कॉपियाँ रखने की जगह कहाँ से हो? क्या ऐसा नहीं हो सकता कि सारी किताब कॉपियाँ रखी रहें स्कूल की छत के नीचे ताकि बरसात में भीगे तो नहीं? शैतान छोटा भाई उसे फाड़े तो नहीं? दावात की स्याही, कलम दवात दवात रो इंक अब आजकल दवात भी पुरानी चीज़ हो गई है, बॉल पेन की जगह से। द शैतान छोटा भाई उन्हें फाड़े तो नहीं, दवात की स्याही तो न ढरकाए, मेरी नरकट की कलम कलम तो न तोड़े, उससे खिलवाड़ न करे। वैसे भी किताब कॉपियों को घर लाकर मैं कौन सा होमवर्क कर पाता हूँ, फुर्सत ही कहाँ रहती है मुझे। इन स्कूल जाते बच्चों के चेहरों पर इन स्कूल जाते बच्चों के चेहरों पर मैं तलाशना चाहता हूँ, है कोई आशा या निराशा का भाव? है कोई आशा या निराशा का भाव? आखिर वे स्कूल जाते क्यों हैं? क्योंकि रामू, श्यामू, दीपक, पप्पू सभी तो जाते हैं, तो महज़ देखा-देखी या आदतवश? और वे पढ़कर बनेंगे भी क्या? क्या वे ज क्या जो हैं आज, उससे कुछ अलग हटकर कुछ नया सार्थक सीख रहे हैं? या जो जानते हैं या थे, उसे भी भूल रहे हैं स्कूल जाने की प्रक्रिया के दौरान? इस पर 1-2 किस्से सुनाना है, जो आज तो खैर कविता में ही समय बीत जाएगा, कल वो भी सुनाऊँगा। क्या वे पढ़ लिख कर खेत खलिहान सँभालने लायक भी नहीं रह जाएँगे? मचान पर सोने लायक भी नहीं रह जाएँगे? मचान होता है खेत में थोड़ा ऊँचा एक बाँस का वो एक छोटी-सी झोपड़ी बना दी जाती है, ख़ास करके उन खेतों में जहाँ भुट्टा हुआ या अ अ, तमाम सारा जो चिड़ियाँ या जानवर आकर के खाने लगते हैं, तो उसको रखाने के लिए उस फसल को वो मचान पे ही सोते हैं, उसको मचान कहते हैं। तो मचान पर सोने लायक भी नहीं रहेंगे, सरसों की लहलहाती चूनर देख पुलकने लायक भी नहीं रहेंगे, महुआ बीनने लायक भी नहीं रहेंगे, पढ़ लिख कर फिर भाग-दौड़ करेंगे किसी की चाकरी के लिए और उनमें अधिकांश तो इंटर पास करके तलाशेंगे कि हो जाएँ कहीं क्लर्क या चपरासी ही और इनमें अधिकांश तो इंटर पास करके तलाशेंगे कि हो जाएँ कहीं क्लर्क या चपरासी ही। एक सफ़ेद कमीज़ के लिए एक सफ़ेद कमीज़ के लिए कितनी बड़ी कुर्बानी की तैयारी कर रहे हैं ये स्कूल जाते बच्चे। एक सफ़ेद कमीज़ के लिए कितनी बड़ी कुर्बानी की तैयारी कर रहे हैं ये स्कूल जाते बच्चे। जब डूब जाता हूँ इस तरह कविता सुनाने में, तो कल कोकिला जी चाय ला के रखी और उन्होंने कहा कि भाई साहब चाय पी लीजिए, चाय लाई हूँ। तो मैं चौंक गया। तो मैंने आज उनसे कह दिया था कि आप चाय ला करके चुपचाप रख के चली जाइएगा, कुछ बोलिएगा नहीं, नहीं फिर चौंक जाऊँगा जहाँ जिस भावगंगा में बह रहा हूँ। एक सफ़ेद कमीज़ के लिए कितनी बड़ी कुर्बानी की तैयारी कर रहे हैं ये स्कूल जाते बच्चे। इन स्कूल जाते बच्चों की भीड़ क्या कुछ पाने की तलाश में भटकती हुई जा रही है? इन स्कूल जाते बच्चों की भीड़ क्या कुछ पाने की तलाश में भटकती हुई जा रही है? या कुछ खोने लुटाने जा रही है? या कोई बहला फुसला कर ले जा रहा है इन्हें? या कोई मार-पीट कर भेज रहा है इन्हें? या क्या पाएँगे आज ये स्कूलों में?
क्या पाएंगे आज ये स्कूलों में? इतिहास, भूगोल, थोड़ा सा गुणा भाग या कि नकल की कला? और खोएंगे क्या? अपनी मिट्टी, अपनी जमीन, अपने परिवार, अपने संस्कार, अपने एहसास, अपना आत्मविश्वास। और अपना आत्मविश्वास, शायद अपना आत्मविश्वास भी खो देंगे। स्कूल जाने के पहले शायद था उनमें ये आत्मविश्वास कि मैं अपने पैर पर खड़ा हो सकता हूँ, अपने पैर पर चल सकता हूँ और अपने घर में रह सकता हूँ और घर के आंगन में यदि कोई बेरवा रोप दूं, पौधा रोप दूं, तो वह बड़ा हो जाएगा, उनमें फल आ जाएंगे, फूल आ जाएंगे। लेकिन स्कूल जाते जाते क्यों अपने पैर जवाब देने लगते हैं? क्यों जरूरत पड़ने लगती है तरह तरह की बैसाखियों की? क्यों गेंदे और तुलसी के पौधे देखकर न तो खुशी होती है और न ही रोपने की इच्छा? क्यों नागफनी पसंद आने लगती, कैक्टस पसंद आने लगता है? क्यों अपना घर भी इन्हें अच्छा नहीं लगता? क्यों अपना घर भी इन्हें अच्छा नहीं लगता? 3 स्टैंजा और। क्यों ये स्कूल जाते बच्चे व्यक्ति बनने की जगह पर लाठी बन जाते हैं? क्यों ये स्कूल जाते बच्चे व्यक्ति बनने की जगह पे लाठी बन जाते हैं, जिन्हें आवश्यकता पड़ने पर कोई भी भांज लेता है? लाठी जैसे भांजी जाती है वैसे कोई भी भांज लेता है। राजनेता भी, स्कूल प्रबंधक भी, अध्यापक भी लाठी भी बनते हैं, तो सहारे की लाठी नहीं, हथियार की लाठी। लाठी भी बनते हैं तो सहारे की लाठी नहीं, हथियार की लाठी। नकल की, इंटरफो की शकी, उसके दादा हुक्का गुड़ाते लड़की वालों को बड़े चाव से सुना रहे थे और खूब माल ऐंठने की योजना बना रहे थे। मेरा लड़का हाई स्कूल और इंटर दोनों में फर्स्ट है, कोई ऐरा गैरा नहीं। तो क्या करते हैं नकल केवल स्कूल जाते बच्चे, या नकल कर करा रहा है समाज? बच्चों के माँ बाप, अध्यापक, प्रिंसिपल, सभी को तो सुविधा है नकल में, किसी को कुछ मिल रहा है और किसी को मिलने वाला है। ये सच है कि नकल नई पीढ़ी के बच्चों में, नई पीढ़ी में घुन लगाने की तरह है, दीमक लगाने की तरह है, उनको खत्म करने की तरह है। लेकिन जो व्यवस्थाएं आकर के सीधे सीधे इम्तिहान में नकल रोकने की कोशिश करते हैं, देने की कोई कोशिश नहीं की। अच्छे टीचर्स नहीं दिए, टीचिंग में रिजर्वेशन करके अच्छे टीचरों को भर्ती होने से रोका, या के टीचर्स, मतलब शिक्षा का वो बुरा हाल कि टीचर्स अपॉइंटेड हैं, शहर में रहते आ रहे हैं, 5,000 रुपए के आसपास किसी आसपास वालों से पढ़ा दे रहे हैं। तो शिक्षा का ऐसा सत्यानाश, इससे देश कहाँ जाएगा? विश्व गुरु बनने की जगह हम रसातल में जा रहे हैं। सावधान होने की ये आखिरी घंटी है। तो नकल रोकने से पहले शिक्षा इतनी अच्छी दें, मन लगा करके शिक्षा दें, और जो वो पढ़ना चाहता है वो पढ़ाएं, और फिर उसमें इम्तिहान लें। वो पढ़ना कुछ और चाहता है, उसमें शक्ति कुछ और है, और आप उसमें इम्तिहान विषय कुछ और पढ़ाना चाहते हैं। उस पर चर्चा शायद कल होगी, लेकिन कविता अपने अब अंतिम दौर में है, तो कविता समाप्त करते हैं। लेकिन नकल रोकने के लिए बच्चों को उसके मन की चीज पढ़ानी होगी और फिर उसमें इम्तिहान लेना होगा, तब नकल की कोई। और फिर क्या क्या पढ़ाया जाता है स्कूलों में, अधिकतर तो बच्चों की समझ में ही नहीं आता, और फिर बच्चे बेचारे में प्रैक्टिकल साइंस में पढ़ाया जाता है न जाने क्या क्या, और प्रैक्टिकल करने के लिए कोई लैब ही नहीं। पिछली बार सुकई फेल हो गया था और धनई पास, तो सुकई के बाप ने मार मार कर बेहाल कर दिया था उसे। मन भी तो नहीं लगता ऐसी पढ़ाई में, और फेल होने पर यह सजा, तो फिर नकल करने के अलावा चारा भी क्या है बच्चों में? और सभी तो कर रहे हैं। बच्चों की समझ में नहीं आता कि स्कूलों में क्यों नहीं पढ़ाते,
पौधों के बारे में जो महेश को बहुत अच्छा लगता है, माला बनाना जो संगीता को बहुत अच्छा लगता है, घर बनाना जो राकेश को भाता है, ड्रामा करना, गाना गाना जो दिनेश को अच्छा लगता है, सुरेश अच्छा तैरता है, रमेश अच्छी कुश्ती लड़ता है, परेश तलवार अच्छी चलाता है, महेश गुलेल का निशाना अच्छा साधता है, याकूब तो साबुन भी बना लेता है, सत्तार शहद की मक्खियाँ पालता है। फिर इन सब के लिए नंबर क्यों नहीं मिलते? फिर इन सब के लिए नंबर क्यों नहीं मिलते? क्या इनको इनके मन की चीज़ नहीं पढ़ाई जाएगी? अब आखिरी पैराग्राफ है, आखिरी स्टैंजा है। क्या इन्हें इनके मन की चीज़ नहीं पढ़ाई जाएगी? क्या इन्हें ऐसे ही मजबूर होना होगा नकल करने के लिए? हर व्यक्ति के अंदर जो इंट्रिंसिक फ्रीक्वेंसी है नॉलेज अर्न करने की, जो आंतरिक क्षमता है, जो आंतरिक प्यास है, उसको पहचान करके उस दिशा में पढ़ाया जाए, तभी वो उस बेस्ट परफॉर्म करेगा। शिक्षा का व्यवस्था का सबसे बड़ा जिम्मेदारी यही है, टीचरों की भी, पेरेंट्स की भी और व्यवस्थापकों की भी। क्या इन्हें ऐसे ही मजबूर होना पड़ेगा नकल के लिए? क्या इन्हें इनके मन की चीज़ नहीं पढ़ाई जाएगी? क्या इनकी संवेदनाओं को कुंद करना ही स्कूलों का काम रहेगा? क्या इनकी संवेदनाओं को कुंद करना ही स्कूलों का काम रहेगा? कब जागेगा इनका आत्मविश्वास? कब जागेगा इनका आत्मविश्वास? कौन जगाएगा? कब होगा इन्हें एहसास? कब होगा इन्हें एहसास कि जो ये जानते हैं, यह भी उतना ही ज़रूरी है, सहज प्राकृतिक रूप से जो जानते हैं, कि जो ये जानते हैं, ये भी उतना ही ज़रूरी है, जितना कि जो अभी सीखने वाले हैं। तो जो जानते हैं उसको भूलते नहीं जाना है, उसको भी सँजो के रखना है, कि जो ये जानते हैं वो भी उतना ही ज़रूरी है, जितना कि अभी सीखने वाले हैं। कि जहाँ ये रहते हैं, ये लाइनें ख़ास तौर से भावगंगा की हम लोगों की यही ज़िम्मेदारी है कि यह आत्मविश्वास बच्चों को, हर बच्चे को मिल सके, वह सबसे ज़रूरी। कि जो ये अभी सीखने वाले हैं, कि जहाँ ये रहते हैं, यह उतना ही अच्छा है, जितना कि दुनिया का और कोई कोना। और यदि कुछ कमज़ोरियाँ उस जगह में हैं, दिखती हैं, तो उसको दूर करने की ज़िम्मेदारी भी है इन्हीं स्कूल जाते बच्चों पर। नहीं है कोई आने वाला मसीहा बाहर से, नहीं है कोई मसीहा आने वाला बाहर से इनकी अवस्था सुधारने। फिर किसका कर रहे हैं इंतज़ार ये स्कूल जाते बच्चे? नहीं है कोई मसीहा बाहर से इनकी अवस्था सुधारने, तो फिर किसका कर रहे हैं इंतज़ार ये स्कूल जाते बच्चे? तो फिर किसका कर रहे हैं इंतज़ार ये स्कूल जाते बच्चे? तो ये आत्मविश्वास यूएनओ से आएगा, यूनाइटेड नेशंस से, ना कोई कहीं से और आएगा कोई, हमको ही यह काम करना होगा, ये विश्वास जगाना होगा, ये विश्वास पैदा करना होगा। तो बहुत-बहुत धन्यवाद। आज की ये भावगंगा यहीं समाप्त होती है, लेकिन एक बार फिर आप क्षमा, क्योंकि वो भावगंगा को अगर बीच में रोक दिया जाए, कोई चीज़ शुरू हो गई जैसे वो कविता, तो बात बनती नहीं है। और बहुत लोगों की इच्छा भी है कि भले ही 2, 4, 10 मिनट ज़्यादा समय लग जाए, लेकिन बात वो प्रवाह में अवरुद्ध नहीं होना चाहिए। मैंने एक बहुत अच्छा प्रोग्राम एक बार कराया था, बहुत बड़े जनसमूह के बीच में, शुद्ध गंगा, क्रुद्ध गंगा, अवरुद्ध गंगा। शुद्ध गंगा, क्रुद्ध गंगा, अवरुद्ध गंगा। तो शुभकामनाएँ दी हैं, उनको बहुत-बहुत धन्यवाद, आभार, प्रणाम, अभिनंदन। और अगर हमसे छोटे हैं तो ढेर सारा आशीर्वाद। और अ, आपकी ये शुभकामनाएँ मुझे शक्ति देती हैं और अच्छा-अच्छा काम करने के लिए भी। और भले ही मैं सबको जवाब ना दे पाऊँ, लेकिन सबको ढेर सारी शुभकामनाएँ। और यहीं पर ये विराम लेते हैं। कल फिर हम लोग चर्चा करेंगे, और जो चर्चा के बिंदु एक जो भावगंगा बहती है, तो एक सोपान, अगले सोपान की रूपरेखा भी रचती है।
तो वैसे ही कल के सोपान की रूपरेखा आज के सोपान या पिछले सोपानों में तय हो जाती है। ये तो मिला-जुला प्रयास है। एक बार फिर बहुत-बहुत धन्यवाद। तो नेट थोड़ी देर के लिए चला गया था, इसलिए वो आखिरी स्टैन्ज़ा रह गया था, उसको आप सुनाते हैं और उसी के साथ आज की ये भावगंगा समाप्त होगी। क्या इन्हें इनके मन की चीज़ नहीं पढ़ाई जाएगी? क्या इन्हें ऐसे ही मजबूर होना पड़ेगा नकल करने के लिए? क्या इनकी संवेदनाओं को कुंद करना ही स्कूलों का काम रहेगा? कब जागेगा इनका आत्मविश्वास? कौन जगाएगा? कब होगा इन्हें एहसास कि ये जो जानते हैं, यह भी उतना ही ज़रूरी है, जितना कि जो अभी सीखने वाले हैं, कि जहाँ ये रहते हैं, यह उतना ही अच्छा है, जितना कि दुनिया का और कोई कोना। और यदि कुछ कमज़ोरियाँ या कमियाँ उस जगह में दिखती हैं, जहाँ ये रह रहे हैं, तो उसे दूर करने की ज़िम्मेदारी है इन्हीं स्कूल जाते बच्चों पर। इन्हीं बच्चों पर उस जगह की कमियों और कमज़ोरियों को दूर करने की ज़िम्मेदारी है, उसको बेहतर बनाने की ज़िम्मेदारी है और बेहतर सामंजस्यपूर्ण प्रकृति के साथ सामंजस्यपूर्ण मेरे जैसा एक बार पहले भी आपको ये छोटी-सी कविता सुनाई थी 3 लाइन की हायकू नेमा कि धरती की कीचड़ देख भागा, तो जहाँ पहुँचा वहाँ आकाश में कीचड़ था। तो अब हमें अपना धरती और प्रकृति को इस तरह से बेहतर बनाना है कि ना धरती में कीचड़ हो, ना आकाश में कीचड़ हो। और यदि कुछ कमज़ोरियाँ उस जगह में दिखती हैं, तो दूर करने की ज़िम्मेदारी भी है इन्हीं स्कूल जाते बच्चों पर। नहीं है कोई आने वाला मसीहा बाहर से इनकी अवस्था सुधारने। ना कोई मसीहा आएगा, ना कोई देवदूत आएगा, ना फरिश्ता आएगा, ना कोई यूनाइटेड नेशन से आएगा या कोई भी अगर बाहर से आता है, तो हो सकता है कि उसमें कुछ ना कुछ स्वार्थ हो। तो इसलिए खुली आँखों से अपनी अवस्था और व्यवस्था को सुधारने के लिए इन्हीं स्कूल जाते बच्चों को या इन्हीं बच्चों को लगना होगा। इसी के साथ अपनी बातचीत ख़त्म करते हैं और जिन लोगों ने शुभकामनाएँ दी हैं, उन वही उनकी शुभकामनाएँ हैं मेरी शक्ति हैं और उन्हें बहुत-बहुत नमन, बहुत-बहुत धन्यवाद और बहुत-बहुत अभिनंदन। इसी के साथ आज का हम लोगों का ये प्रोग्राम विराम लेता है। कल फिर हम लोग मिलेंगे। नमस्कार।